Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we will discuss the hearing process. So dear students, process of hearing. It is important regarding long question as well as it may be asked in the short questions. तो इस मैकेनिज़्म को समझते हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें इस एक इतनी बड़ी नेमत से नवाजा और इसका मैकेनिज़्म क्या है असल में वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लो चार्ट की शक्ल में, ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी रहे. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द साउंड वेव्स. Striking the pinna, the external ear part, it directs, यानी कि हम पिना की बात करें, it directs the sound waves towards, yes my dear students, किस तरफ डायरेक्ट करेगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? So yes, you are right, towards the auditory canal. So auditory canal में पहुंचने के बाद वहाँ पे ट्रैवल करेंगी through the auditory canal, and at the end of the auditory canal, which structure is present, dear students? Yes, that is eardrum. So the sound waves strikes the eardrum, और eardrum का दूसरा नाम क्या डियर स्टूडेंट्स? टिम्पैनम. और इससे क्या होगा? The eardrum starts vibrating. eardrum के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ईयर ड्रम के साथ क्या अटैच्ड है? और डेफिनेटली आपने सही कहा होगा, दैट इज द मैलियस, द फर्स्ट मिडल ईयर ऑसिकल. सो मैलियस स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और ये किस वजह से? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस इन द ईयर ड्रम. चूंकि ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं और मैलिस जो है वो एक एंड से इसके साथ अटैच्ड है ईयर ड्रम के साथ, तो ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी. अब मैलिस के साथ क्या अटैच है डियर स्टूडेंट्स? यस, हियर इज अटैच द सेकंड मिडल ईयर ऑसिकल, दैट इज इंकस. नेक्स्ट द इंकस स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और ये क्यों वाइब्रेट कर रही है डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस इन द मैलियस. और इसके एंड पे कौन सी बोन अटैच है डियर स्टूडेंट्स? द स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन, दैट इज स्टेप्स. सो स्टेप्स starts vibrating. और वो क्यों वाइब्रेट कर रही है? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस इन द इंकस. अब स्टेप्स, दैट इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन, वो किसके साथ अटैच है डियर स्टूडेंट्स? सो इट इज अटैच्ड विद द ओवल विंडो, विच इज अ थिन मेम्ब्रेन, जो कि सेपरेट करती है मिडल ईयर को और इनर ईयर को. सो एज द स्टेप्स इज अटैच्ड विद द ओवल विंडो, सो हियर vibrations are passed towards
the oval window. And oval window is attached to the, yes my dear students, किसके साथ attached है? Yes, that is vestibule. So oval window जब वाइब्रेट करेगी तो उसके वो किसके साथ अटैच है? इनर ईयर के साथ, तो उनके अंदर भी स्टार्ट हो जाएंगी वाइब्रेशंस. Now the fluid present in the inner ear vibrates. वो वाइब्रेट करेगा क्योंकि उसके साथ अटैच्ड है ओवल विंडो इनर ईयर के साथ. तो जब वो वाइब्रेट करेगी तो उनके अंदर मौजूद जो फ्लूइड है वो भी वाइब्रेट करेगा. जब वो वाइब्रेट करेगा सो these vibrations are moved towards the receptors. So vibrations in the fluid stimulates the hair cells. Yes my dear students, ये hair cells क्या हैं? These are the hearing receptors. और ये कहाँ पर मौजूद हैं? प्रेजेंट इन द मिडल डक्ट. किसकी मिडल डक्ट डियर स्टूडेंट्स? ऑफ कॉकलिया. तो ये स्टिमुलेट होगी. व्हेन दीज रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, यानी कि हेयर सेल्स आर स्टिमुलेटेड, द इम्पल्स यानी कि नर्व इम्पल्स इज generated and sent towards the auditory nerve. Auditory nerve कौन सी है स्टूडेंट्स? The vestibulocochlear nerve, the 8th cranial nerve, auditory nerve. And from auditory nerve this leads to the auditory nerve leads to the brain. और वहां पर ब्रेन में कहां पर जाएगी डियर स्टूडेंट्स? इन द हियरिंग एरिया. तो डियर स्टूडेंट्स अब आप जल्दी से मुझे बताएं कि हियरिंग एरिया कहां पर लोकेटेड है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज लोकेटेड इन द temporal lobe of cerebrum. The temporal lobe of cerebrum, not bellum, cerebrum, which is the part of forebrain. So इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमें वो जब वहाँ पर ऑडिटरी एरिया में जाएगा और वो हमें साउंड परसीव होगी कि कोई बोल क्या रहा है. सो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से साउंड वेव्स उन्होंने हिट किया पहले पिना को, फिर वहाँ से ऑडिटरी कैनाल से साउंड वेव्स गई टिम्पैनम पे, टिम्पैनम से मेलियस वाइब्रेट हुई, मेलिस वाइब्रेट हुई तो इंकस वाइब्रेट होगी, इंकस वाइब्रेट होगी तो स्टेप्स वाइब्रेट होगी, स्टेप्स वाइब्रेट होगी तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी ओवल विंडो के अंदर. ओवल विंडो वाइब्रेट करेगी तो जो इनर ईयर के अंदर जो मौजूद है फ्लूइड वो वाइब्रेट करेगा. जब फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशंस होंगी तो वो स्टिमुलेट करेंगे हेयर सेल्स को जो कि मौजूद हैं इन द मिडल डक्ट ऑफ कॉकलिया. और जब वो स्टिमुलेट होंगे तो दे विल जनरेट नर्व इम्पल्स, और वो नर्व इम्पल्स जो है वो ऑडिटरी नर्व के जरिए होती हुई पहुंचेगी टुवर्ड्स द हियरिंग एरिया ऑफ द ब्रेन. सो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा हाउ दिस प्रोसेस इज अकरिंग 24 hours a day and 7 days a week. So it is a great blessing of Allah. So अल्लाह के इस पे हमें बेहद शुक्रगुजार होना चाहिए. So dear students, एक और चीज़ इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है that how ear maintains body balance. Very important question and very interesting question. Yes, my dear students. तो किस तरह से जो कान है हमारे यानी कि ईयर्स
वो हमारे बॉडी को बैलेंस करने में मदद देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इनर ईयर के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से? सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वो कहाँ पर अटैच्ड हैं? टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल किसके साथ अटैच्ड है? टुवर्ड्स द एट द लोअर एंड विद द कॉकलिया। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 2 स्ट्रक्चर्स हैं इनर ईयर के अंदर जो कि इन्वॉल्व हैं इन द बॉडी बैलेंस। मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ, तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर ईयर, वो जिस तरह से काम कर रहा है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, and the second structure is the vestibule. Yes, my dear students, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में मददगार साबित होते हैं। वो किस तरह से? सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर वो नर्व एंडिंग्स होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं, द नर्व एंडिंग्स in the semicircular canals detect the movement of head। हमारे हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट कर रही होती है। मैं लेट्स सपोज मैं इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ या नीचे। सो दिस इज बीइंग डिटेक्टेड बाय कॉन्टिन्यूसली सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और नंबर 2, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल जो है, इसके अंदर जो नर्व एंडिंग्स हैं, द नर्व एंडिंग्स, ये डिटेक्ट करती हैं द मूवमेंट और द पोस्चर ऑफ बॉडी। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। यहाँ से जो इम्पल्सेस हैं, इन दोनों की जो नर्व एंडिंग्स हैं, दीज नर्व एंडिंग्स द रीच सेरिबेलम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद आया कि हाइंड ब्रेन के अंदर मैंने ये बात पढ़ाई थी कि जो हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है सेरिबेलम, इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ द बॉडी बैलेंस। वो किस तरह से बैलेंस कर रहा है? वो तो इंटरप्रेट कर रहा है ना सारी चीज़ों को, कितनी एंगल पे और कितनी जो है वो मूवमेंट करवानी है। तो लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये 2 रिसेप्टर्स, एक सेमी सर्कुलर कैनाल और दूसरा है वेस्टिब्यूल, दैट इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर। तो सेमी सर्कुलर कैनाल किसको डिटेक्ट कर रही है? हेड की मूवमेंट को, जबकि वेस्टिब्यूल किसको मेंटेन कर रहा है या डिटेक्ट कर रहा है? दैट इज़ द पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो ये मुसलसल दोनों इन्फॉर्मेशन जा रही होती हैं और ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर के थ्रू द ऑडिटरी नर्व, थ्रू ऑडिटरी नर्व दे रीच द सेरिबेलम, और सेरिबेलम फिर उसको एवरी सेकेंड वो उसको इंफॉर्मेशन को देख रहा है। हम हर सेकेंड में मूव कर रहे हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो आपने देखा होगा कि बाज़ का तो जब चक्कर आ रहे होते हैं तो हेड की मूवमेंट जो है वो बॉडी पोस्चर के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रही होती, वो बैलेंस नहीं हो रही होती। इसी वजह से जब चक्कर आते तो हम इधर उधर होकर के ऐसे गिर जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हेड की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है सेमी सर्कुलर कैनाल, और पोस्चर को जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट कर रहा है द वेस्टिब्यूल। तो ये आपस में कोलैबोरेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है, जो हमारा तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है और हम गिर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और चीज़ बताता चलूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग द थंडर स्टॉर्म। आपने नाम सुना है ना, थंडर स्टॉर्म। ये थंडर स्टॉर्म क्या होता है? जो थंडर स्टॉर्म है ये 2 चीज़ों का मजमूआ है। एक थंडर बेसिकली इट इज़ अ रोर, ये साउंड है जो कि बादलों के आपस में टकराने से पैदा होती है। और दूसरा जो स्टॉर्म है, इट इज़ रिलेटेड, यानी कि इट इज़ रिलेटेड विद 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज थंडर एंड द सेकेंड पार्ट इज लाइटनिंग। आपने देखा होगा बिजली चमकते हुए जब बादल आपस में टकराते हैं तो
सो डियर स्टूडेंट, ये दो चीज़ें मिलकर प्रोड्यूस करती हैं थंडरस्टॉर्म। अब ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। लाइटनिंग किस तरह से होती है कि जब अर्थ की जो सरफेस है, सपोज जैसे अर्थ, यहाँ से हॉट एयर वो मूव करती है ऊपर की तरफ, आपने पढ़ा हुआ है हॉट एयर, और ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं वेपर्स, और ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। ऊपर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, लो टेम्परेचर। तो उस लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि जो वेपर्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू आइस। जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉलिड फॉर्म में, इनटू आइस, और वो जमा होना शुरू हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ क्लाउड, और उस क्लाउड के अंदर वो मुसलसल मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कभी जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं, जैसे आप देखें कॉम्ब को ऐसे रब करें या हाथों को रब करें, फिर उसका कागज़ के करीब करें तो कागज़ के टुकड़े उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम रब करते हैं तो उसके अंदर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। इसी तरह से जो बादल के अंदर मौजूद जो आइस क्यूब्स हैं, जो आइस पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। इसके नीचे वाले हिस्से में प्रोड्यूस होता है नेगेटिव चार्ज, बादल के यानी क्लाउड के नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज, और ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह से ये जब तक रगड़ होती रहेगी, ये चार्ज बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और जैसे ही हवाएं चलेंगी ये बादल आपस में टकराएंगे, तो ये चार्जेस के टकराने की वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग मतलब कि रिएक्शन होता है कि इससे प्रोड्यूस होती है द लाइटनिंग, बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये जो सडन इनके बिजली प्रोड्यूस होने से एकदम से जो प्रेशर क्रिएट होता है, तो आसपास के मौजूद जो एयर पार्टिकल्स हैं वो सडन उस प्रेशर की वजह से ऐसे एकदम मूव करेंगे। जब वो एकदम से ऐसे मूव करेंगे तो उससे प्रोड्यूस होगा साउंड। और आपने नोट तो डेफिनेटली किया होगा कि जब वो बिजली कड़कती है, आपने देखा होगा बारिशों के मौसम के दौरान कि हमें वो लाइट पहले दिखाई देती है, यानी कि बिजली की वो जो सी लाइन है वो पहले दिखाई देती है, और उसका साउंड यानी जो थंडर है, जो रोर है, वो बाद में सुनाई देता है कुछ चंद एक सेकंड के बाद। उसकी रीज़न ये है कि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में डेफिनेटली कि जो लाइट रेज हैं ये फास्ट ट्रेवल करती हैं इन एयर एज कंपेयर टू द साउंड वेव्स। और आपने ये भी देखा होगा बाज़ औक़ात कि जैसे वो शादी ब्याह के ऊपर वो जो उनसे फायरवर्क्स किए जाते हैं, तो आपको जब वो ऊपर जाकर वो फटता है जो फायरवर्क है, तो हमें पहले नज़र आ जाता है उसकी जो सी लाइटनिंग है, लेकिन उसका साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। तो रीज़न क्या डियर स्टूडेंट्स, याद रखनी है। रीज़न ये है कि एयर मीडियम के अंदर ख़ास तौर पर जो लाइट रेस हैं वो फास्ट ट्रेवल करती हैं एज़ कम्पेयर टू द साउंड वेव्स, इसलिए हमें बिजली पहले चमकती हुई दिखाई देती है, और उसके बादल के टकराने की जो उसकी आवाज़ है, यानी जो थंडर है, जो रोर है, इतना भयानक किस्म का जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वो हमें चंद सेकंड बाद सुनाई देता है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, कानों की हिफाजत करें, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ पर हमने बात की थी कि मिडल ईयर से यहाँ पर यूस्टेशन ट्यूब आ रही है। यूस्टेशन ट्यूब का अगर इन्फेक्शन हो जाए, चूँकि ये आकर अंदर नेज़ल कैविटी में खुल रही है, तो इसका अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये ऊपर को असेंड करके मिडल ईयर तक पहुँच सकता है, और मिडल ईयर में पहुँच कर ये इन्फेक्शन काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इट मे रप्चर द ईयर ड्रम, और इसी तरह से बहुत ऊंची शोर या जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो, ऐसी जगहों से भी बचें। ख़ास तौर पर जो ट्रेन के जो हॉर्न होते हैं उससे बचें, वो बहुत उनकी फ्रिक्वेंसी तेज़ होती है। और एक रिसर्च के मुताबिक हमारे जो कान हैं वो 110 डेसिबल्स तक की जो साउंड है उसको सही तरह से परसीव कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर की जो साउंड है उसको वो सही तरह से परसीव नहीं कर सकते। इसको आपने ये भी इस तरह से भी पढ़ा हुआ है कि कम से कम 20 हर्ट्ज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज़ इस फ्रीक्वेंसी की साउंड हो तो हमें सुनाई देती है। इससे कम होगी तब भी हमें नहीं सुनाई देगी, इससे ज़्यादा होगी सुनाई तो देगी, लेकिन वो सिर्फ क्या होगा, नॉइज़, शोर। और इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का जो साउंड है डियर स्टूडेंट्स, वो कानों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कितना खूबसूरत मैकेनिज़्म बनाया अल्लाह ताला ने हमारी क़ुव्वत समात के लिए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह से सुनाई देता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।